गुड इवनिंग। तो गाइज हम ऑलरेडी अपने 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। एक तो हमने स्टार्ट किया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बाद हमने पढ़ा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फिर हमने पढ़ा द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों चैप्टर्स के साथ हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी कवर कर चुके हैं और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर चुके हैं। और इसके मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स थे वो मैं ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आज हम अपना पर्टिकुलर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो गाइज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हमें इतना पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स ओरिजिनल थे, लेकिन अभी उसके ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, नियर अबाउट 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया था 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि हमने कोई भी रट्टा नहीं लगाना है, ना शेड्यूल्स याद करने में ना पार्ट्स याद करने में। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया था स्पेशली 9th, 10th, 11th, 12th शेड्यूल किस तरह से आपको साथ के साथ हमें याद करना है कौन से अमेंडमेंट एक्ट कौन सा ईयर में क्या ऐड हुआ है, कौन सा शेड्यूल कौन सा पार्ट, ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम डेली कैसे याद करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे याद किया था कि 9th कब हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में, 951 में क्या आया था उसमें लैंड रिफॉर्म। 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में एंटी डिफेक्शन का। 11th अमेंडमेंट एक्ट आया था 11 शेड्यूल आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ 1992 में विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 12th शेड्यूल हमने ऐड किया था 74th अमेंडमेंट एक्ट विद 1992 ईयर में विद म्यूनिसिपैलिटी। ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि 7th शेड्यूल में क्या है, हमारा सेंटर स्टेट का रिलेशंस है। 3 इसमें हमारी लिस्ट है, जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, एंड क्या हो गया हमारी जो कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब हमारी इसमें कवर है। फाइन, इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि पार्ट 1 में क्या क्या कवर है। फाइन, अब देखो गाइस ये पार्ट 1 में आता है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फाइन, और इसके अंदर कितने आर्टिकल्स होंगे कवर, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो गाइस आज हम आपके आर्टिकल 1 to 4 को अच्छे से पढ़ेंगे और ये आर्टिकल हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको ना ही आपको रट्टा लगाने की जरूरत होगी, ना ही आपको मतलब कि इसको जबरदस्ती याद करने की जरूरत होगी। फाइन, तो अब हम पढ़ेंगे इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज इसका जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिटीजनशिप है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर में। पार्ट 3 में हमारे कवर है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में हमारे कवर है टीपीएसपी, पार्ट 4A में कवर है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि 5th में स्टेट यूनियन है, 6 में स्टेट्स हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 7 था वो रिपील हो गया था। फिर हमने बताया था कि स्टेट्स के बाद क्या आता है, यूटीज आती हैं। 9 के बाद क्या आता है पंचायत आता है। 9A में क्या आता है, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं। ठीक है, ये हमने सब डिस्कस किया था। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो 9B आता है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये कब एक्ट हुआ था, 97 अमेंडमेंट एक्ट में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। फिर इसका डिफरेंट चैप्टर था। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिस्कस करेंगे सो दैट आपको रटना ना पड़ेगी पर्टिकुलर पार्ट में क्या है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये हमारे आर्टिकल कौन कौन से कवर होते हैं, आर्टिकल 1 to 4 किस पार्ट में, हमारे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो इस 4 आर्टिकल हैं। जो आर्टिकल 1 है, देखो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ 4 आर्टिकल में आप क्या क्या पढ़ोगे, आप इसको साथ के साथ लिखना भी सकते हो। देखो आर्टिकल 1 में सिंपल ये बताया कि जो इंडिया है दैट इज भारत, वो क्या है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने डिस्कस भी किया कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कि हमारे ये इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को तोड़ के बना सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन हमारा यूनियन नहीं टूट सकता। जबकि गाइस जो अमेरिका में है उसमें क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब कि वहां पे हम स्टेट्स को भी क्या नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है हमारी इंडिया को क्या बोला गया कि हमारे यूनियन है स्टेट्स का। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंडिया की जो स्टेट है वो हमारे इंडिया से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए हमने जो पाया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का है। इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया का नाम मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए यस, हमारे इंडिया का नाम और भारत ये दोनों इंडिया के जो 2 नाम है वो मेंशन है। इसके अलावा हिंदुस्तान ऐसा नाम कोई मेंशन नहीं है।
ओनली दो नाम मेंशन है कंट्री के नेम, दैट इज इंडिया एंड भारत। फाइन। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, हमारी किसी भी स्टेट को हमारी कंट्री में ऐड कर सकती है। पार्लियामेंट कैन ऐड एनी स्टेट इन अ कंट्री। फाइन। ये हमारा कौन डील करता है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 पे हम क्या डील करते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को, किस तरह हम स्टेट्स को अल्टर कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम उनके टेरिटरीज को अल्टर कर सकते हैं, या फिर उनके नेम को चेंज कर सकते हैं। ये हमने आपको धीरा एक समराइज बता दिया कि हम ये सब डिस्कस करेंगे। फाइन। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1। देखो आर्टिकल 1 अब आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 1 क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत। देखो पूरा मेंशन है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फाइन। तो यही हमारा आर्टिकल 1 है। रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमने ये पहले भी पढ़ा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये प्रोविजन डील करता है। देखो इसमें हमारे मेनली जो आर्टिकल 1 है, इसमें हमारी दो चीजें हैं। एक तो हमारी कंट्री का नाम है, और दूसरा किस तरह की पॉलिटी है। पॉलिटी किस तरह की है कि हमारा यूनियन है, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन नहीं है हमारा, जो है वो है यूनियन है। ठीक है, और ये बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमारी कंट्री का क्या नाम है। इसलिए कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि हमें एक तो ट्रेडिशनल नाम यूज करना चाहिए जो कि भारत है, जबकि कई लोगों ने ये बोला कि नहीं, हमें जो मॉडर्न नेम है दैट इज इंडिया, उसे अडॉप्ट करना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो नाम अडॉप्ट किए। और क्या नाम अडॉप्ट किया? दैट इज इंडिया, दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 1 में क्या है, हमारी कंट्री का नेम भी है और दो तरह की पॉलिटी को डिस्कस किया है। फाइन। और कंट्री के वो दो नाम कौन से हैं? इंडिया और भारत। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री का नाम मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन। इसके अलावा क्या है? सेकेंडली हमारी कंट्री को यूनियन डिस्क्राइब किया गया, ना कि फेडरेशन। क्यों डिस्कस किया गया हमने अभी आपको बताया। देखो नो डाउट हमारे इंडिया को क्वासी फेडरल बोला जाता है। क्यों क्वासी फेडरल बोला जाता है? क्योंकि हमारी इंडिया में पावर का डिवीजन है बिटवीन सेंटर और स्टेट। हमने क्या बोला? नो डाउट कि हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत फेडरल है, फिर भी हमने यूनियन यूज किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट्स को फ्रेज इसलिए यूज किया, दो रीजन की वजह से। उन्होंने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को इसलिए क्यों नहीं यूज किया, बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये माना गया है कि जो हमारा इंडियन यूनियन है वो किसी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब कि ऐसे नहीं कि स्टेट्स में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। जैसे अमेरिका में जो USA में जो एग्रीमेंट किया था, USA में एक्चुअल में जो USA बना है वो वहां के 50 स्टेट्स का एग्रीमेंट से अमेरिकन फेडरेशन बना। ठीक है, USA को क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरेशन है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन फेडरेशन, इस तरह को बोलते हैं। ठीक है, तो USA एक्चुअल में क्या है, उनमें जो स्टेट्स हैं उनमें एग्रीमेंट हो रखा है। लेकिन हमारे इंडिया को जो बना है वो किसी स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना। दूसरा रीजन क्या है कि हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको कोई राइट नहीं है कि वो हमारे इंडिया के यूनियन से अलग हो जाएं। ठीक है, तो ड्यू टू दीज टू रीजंस डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो टर्म यूज की वो यूज की यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। और जो कंट्री है वो इज एन इंटीग्रल, मतलब कि वो पूरी एक ही है और वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड होती है ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमने अगर उसको डिफरेंट स्टेट्स में बांटा हुआ है, लाइक 28 स्टेट्स में बांटा हुआ है, 8 UTs में बांटा हुआ है, वो इसलिए बांटा हुआ है ताकि हम उनको इजीली एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है, तो हमने उसको डिफरेंट स्टेट में इसलिए डिवाइड किया हुआ है सो दैट उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो जाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग है। ठीक है, हमारी कंट्री जो है वो एक ही है। ठीक है, आर्टिकल 1 के अंडर क्या है, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें 3 कैटेगरीज क्लासीफाई हैं। अब आपको गाइस इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसमें पूछ लेते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ व्हाट। आपको पता होना चाहिए इट कंप्राइजेज ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, जो आपकी स्टेट्स की टेरिटरीज हैं उसकी जगह इसमें कवर होती हैं, यूनियन टेरिटरीज कवर होती हैं, या फिर वो टेरिटरीज जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी वक्त में एक्वायर की गई हो। ठीक है, ये जो नेम है हमारे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले शेड्यूल में मेंशन है। देखो हमने 9th, 10th, 11th, 12th, 7th शेड्यूल के बारे में पढ़ लिया। अब फर्स्ट शेड्यूल में भी क्या है, वही हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और हमारे जो इसके फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या लिखा है,
हमारी कितनी भी स्टेट्स के नेम लिखे हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज के नेम लिखे हैं और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब क्या है कि वो कितनी जगह में घिरी हुई हैं, कितना स्क्वायर किलोमीटर का हर एक पर्टिकुलर स्टेट या हर एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का कितना एरिया है, वो सब मेंशन किया गया है इन अवर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो हमारी 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। वैसे गाइस अभी 9 नहीं रहेगी, 8 यूटी रहेगी, क्योंकि जो दादर एंड नगर हवेली और जो दमन एंड दीव है उन दोनों को इंटीग्रेट करके एक यूनियन टेरिटरी बना चुके हैं। इसलिए जो एट प्रेजेंट हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है टू स्टेट, ये हम एप्लीकेबल है टू ऑल द स्टेट इन द सेम है। हाउएवर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हम पार्ट 21 के अंडर डिफरेंट स्टेट्स को देते हैं। जैसे आपको पता है हम ट्राइबल स्टेट्स को देते हैं कुछ प्रोविजंस, ठीक है। उसी तरह हम किसी और जो शेड्यूल एरियाज हैं हमने उन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। सो दैट क्या कर ले, वहाँ पे जो जनरल प्रोविजंस हैं उस स्टेट को हम मतलब कि उनको थोड़ा ज़्यादा महत्व दे सके, मतलब ज़्यादा डोमिनेट दे सके उन स्टेट्स को, सो दैट उन स्टेट के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको हम थोड़ा ओवरराइड कर सकें, ठीक है। फर्दर इसके अलावा जो 5th और 6th शेड्यूल है, अब देखो गाइज ऐसे ही हमारे शेड्यूल कवर होंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको याद होगा, ठीक है। अब आ गया 5th शेड्यूल भी, 6th शेड्यूल भी। अभी तो हमें 4-5 दिन हुए पढ़ते पढ़ते ना, अब हम डेली पढ़ेंगे तो आपको जो शेड्यूल्स हैं वो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएंगे। 5th और 6th शेड्यूल में कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं, सो दैट हम किस तरह क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेट कर सकें शेड्यूल एरियाज को और ट्राइबल एरियाज को विद इन द स्टेट। तो 5th शेड्यूल किससे डील करता है? इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। जो कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं या फिर शेड्यूल एरियाज, ये डिजाइन किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट की कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को काउंट करने के लिए क्या है 5th शेड्यूल, ठीक है। 6th शेड्यूल भी एक्चुअली यही है, लेकिन इसमें स्पेशली 4 स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को किया हुआ है, ठीक है, AMTM, ठीक है। ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखो 5th और 6th शेड्यूल दोनों में एक्चुअल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। अभी क्या है हमारे इंडिया में क्या है, देखो यूनियन ऑफ इंडिया को यूज किया गया, ठीक है। देखो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि तो यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें सिर्फ हमारी स्टेट्स कवर होती हैं, जबकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें स्टेट्स तो कवर होती ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा अभी हमने पढ़ा यूनियन टेरिटरीज भी कवर होती हैं और वो टेरिटरीज भी कवर होती हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी वक्त पे एक्वायर की गई है, ठीक है। Notably, the territory of India is a wider expression than the Union of India because जो Union of India है it includes only states, while territory of India covers not only the states but also cover union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future time, ठीक है। या फिर अगर फ्यूचर में भी हम कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं तो वो भी हमारे इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। ये जो स्टेट्स होती हैं वो हमारे फेडरल सिस्टम के मेंबर्स हैं और ये सेंटर से जो पावर्स हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट के पास भी होता है, ठीक है। आपको पता ही है हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं वो हमारे फेडरल सिस्टम का पार्ट है और उनको भी कुछ पावर मिली हुई है थ्रू सेंटर। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। देखो गाइस आप सबको पता है, ठीक है, जो आपके स्टेट्स है जैसे आप अगर यूपी में हो या फिर हरियाणा में हो उसमें क्या होती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो, ठीक है, जैसे अगर चंडीगढ़ में हो, ठीक है, दिल्ली में हो, देखो नो डाउट दिल्ली में है, दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन स्टिल जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको जो डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जैसे चंडीगढ़ उसको डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। हाउएवर बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया आपको पता है सोवरेन स्टेट है, तो इंडिया क्या कर सकती है कोई भी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेट। ऑफ कोर्स हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को ये तो है नहीं ना इलीगल वे में एक्वायर कर लेंगे जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं, जैसे अगर कोई हमारी ट्रीटी हुई है किसी के साथ या किसी ने हमने या तो उसको खरीदा है या किसी ने हमको गिफ्ट किया है, ठीक है,
किसी भी माध्यम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, अगर अनऑक्यूपाइड है बाय रिकॉग्नाइज्ड रूलर तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉन्क्वेस्ट, अगर हमने उसे जीता हो, सब्जुकेशन या हमने उसको अपने कंट्रोल में लिया हो, ठीक है, लेकिन सब क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल। अगर इंटरनेशनल लॉ से रिकॉग्निशन देगा तभी हम उस पर्टिकुलर फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में एक्वायर करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने कौन कौन सी फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए, दादरा नगर हवेली को एक्वायर किया हुआ है, गोवा को भी किया हुआ है, दमन एंड दीव को दुआ किया है, पुडुचेरी को एक्वायर किया, सिक्किम को हमने बाद में एक्वायर किया था जब इंदिरा गांधी जी का रूल था, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। मतलब कि ये हमने वो स्टेट्स का नाम बताया आफ्टर 1950 जो हमने स्टेट्स को एक्वायर किया है, ठीक है। इन टेरिटरीज का जो एक्विजिशन है वो इस चैप्टर में डिस्कस है, लेकिन थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ में आ गया आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में यही पढ़ा है, इंडिया सच इज दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में पढ़ा है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में देखो भाई, अब आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछ लेता है अगर आपको एमसीक्यूज बताएंगे, ठीक है। इसमें बता देगा कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है गाइस, इसमें सिर्फ जो कवर है वो ओनली स्टेट्स है, ठीक है। जबकि जो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है, इसमें स्टेट्स भी कवर होती है, यूनियन टेरिटरीज भी कवर है, या फिर जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है, एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरीज है, ये सब इसमें कवर है, ठीक है। तो गाइस इसमें मेन जो चीज था वो यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2 में। हमने शुरू में पढ़ा कि आर्टिकल 2 में हमने पार्लियामेंट की कुछ पावर्स हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट क्या कर सकती है, न्यू स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर सकती है, या फिर कुछ स्टेट्स को हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है, एडमिशन दे सकती है आफ्टर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उनको लगता है फिट, ठीक है। आर्टिकल 2 के अंडर क्या है, कुछ 2 पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास। पहली वो पावर है कि किस पावर से वो किसी और न्यू स्टेट्स को इंडिया के यूनियन में एडमिट करती है। सेकेंड, उनकी पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। फर्स्ट जो रेफर टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, while the second refers to the establishment of states which are not in existence। मतलब कि क्या बात है, देखो पहली जो पावर हमने बोला, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स का मतलब क्या है, लेकिन वो स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, लेकिन बस हम उसको पहले यूनियन में ऐड कर रहे हैं। सेकेंड में क्या है, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स एस्टेब्लिश मतलब जो अभी तक हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, उनको एस्टेब्लिश करना। फाइन, तो ये जो 2 पावर्स है वो किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। फाइन, तो आपको पता होना चाहिए जो 2 स्टेट्स की बात हो रही है, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स में वो स्टेट्स की बात हो रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स में हम उन स्टेट्स की बात करें जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। फाइन, सो आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिकल 3 है वो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें हम किससे रिलेट कर, किस तरह से जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं हम उनको फॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हरियाणा पंजाब को तोड़ के हरियाणा पंजाब बनाया, ठीक है, या फिर 2 स्टेट्स को जोड़ के एक स्टेट बना दिया, ठीक है, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री कम कर दी, लाइक अगर वो इतना था तो उसको इतना कर दिया, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज कर दिया। तो आर्टिकल 3 इन सब चीजों से डील करता है। आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट, मतलब कि इंटरनल अगर जो हमारा इंडिया का जो हमारा जो है उसको इंटरनल अगर आप चेंज कर रहे हो उसे हम आर्टिकल 3 के अंडर कवर होता है। जबकि आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ न्यू स्टेट्स जो एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी उनको भी ऐड कर सकते, ठीक है। सो आर्टिकल डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, आर्टिकल 3 में हम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, नथिंग मोर। इंटरनल चीजों को रीएडजस्ट कर रहे हो। जैसे आपका घर है, आप कभी क्या करते हो अपने घर की सेटिंग, अगर आपका घर में ऐसे 4 कमरे हैं, अगर सोफा यहाँ पड़ा है तो कभी आपने दूसरी बार एडजस्ट करके इस सोफे को यहाँ रख दिया। बेड की पोजीशन अगर यहाँ है, बेड की पोजीशन को आपने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये आप क्या करते हो, इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। आर्टिकल 2 में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सपोज करो अभी आपका घर इतना है, ठीक है, ये, लेकिन अगर आपको ये जगह आपके घर की नहीं थी ना, लेकिन अगर आपने इस जगह को भी ऐड कर लिया तो आपने क्या करा, कुछ और स्टेट्स को एडमिशन दिया, मतलब कुछ और जगह को आपने अपने घर में जोड़ा है,
ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 मतलब कि हम कुछ एक्सटर्नल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वी आइदर वी आर एस्टेब्लिशिंग और वी आर एडमिटिंग न्यू स्टेट। फाइन। तो गाइज आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट की क्या पावर है, किस तरह से वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करती है। देखो आर्टिकल 3 के अंदर देखो गाइज आर्टिकल 3 तो हो गया, लेकिन इसका क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी, क्लोज ई, और ये इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर नीचे कर दो, नो। आर्टिकल 3 में क्या करते हैं कि हम किस तरह से न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, या तो हम 2 और मोर स्टेट्स को यूनाइट करके, ठीक है, या फिर किसी 2 स्टेट्स को सेपरेट करके, किसी पर्टिकुलर स्टेट को सेपरेट करके, या फिर हम किसी तरह किसी और स्टेट को यूनाइट करके हम बना सकते हैं, ठीक है। लाइक आइदर और, मतलब कि इस तरह से, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। ये आर्टिकल 3 क्लोज ए में कवर होता है। बी में क्या करता है कि हम किसी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। सी में क्या, हम किसी स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। आर्टिकल डी में क्या है, हम उस स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। आर्टिकल क्लोज ई में क्या है, हम किसी स्टेट के नाम को बदल सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम आपने देखा होगा जैसे उत्तरांचल था पहले नाम, उसका क्या रखा गया, उत्तराखंड रखा गया, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम नाम को किस तरह से चेंज कर रहे हैं। फाइन। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट है हाउएवर जो आर्टिकल 3 है, इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। मतलब पहला कि अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उस चेंज को आप तभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर सपोज करो, देखो आपको पता है कोई भी चीज अमेंड करने से पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा। फाइन। लाइक अगर आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी स्टेट की जगह को कम या ज्यादा करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को कुछ ना कुछ चेंजेस को एग्री करना होगा, ठीक है। और ये पार्लियामेंट अगर सपोज करो आपको लगता है ऐसा करना चाहिए, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर एक बिल लेके आना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। ये देखो गाइस, ये हम पार्लियामेंट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे किस तरह से जो बिल है वो एक्ट बनता है, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि कुछ भी करने से पहले आपको बिल को पास कराना पड़ता है, तो पार्लियामेंट में आपको इस बिल को लाना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, देखो एक तो होता है ना सिंपल बिल्स होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, अपना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं कि वो आप पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेके तभी आप पार्लियामेंट में रख सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उसके लिए अगर आप पार्लियामेंट में बिल रख रहे हो, ले वो आप तभी रख सकते हो अगर आपको प्रेसिडेंट रिकमेंड कर दे, ठीक है। एंड 2, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड बिल। और इसके अलावा प्रेसिडेंट भी फिर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्टेट के पास वो बिल रखेगा कि क्या आपको ये चीज सहमत है या नहीं है, मतलब कि उसके व्यूज लेगा विद इन अ स्पेसिफिक। मतलब मेरी बात समझने, सपोज करो आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ। लाइक ये बात हो रही है कि पंजाब को तोड़ के पंजाब और हरियाणा बनाया जाए, ठीक है, जो भी बन चुके हैं। फाइन। लेकिन ये 1966 की बात है, ठीक है। तो अब इसको 2 स्टेट में बांटने के लिए पार्लियामेंट में बिल रखा जाएगा। अभी पार्लियामेंट के अंदर बिल ऐसे नहीं रखा जाएगा, उसको पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। फाइन। अब उसने प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी, प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट के सामने रखेगा अपने व्यूज कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। पंजाब की गवर्नमेंट जो भी उसके एक्सप्रेस होंगे अपने व्यूज को एक्सप्रेस करेगी, फिर उसको टाइम दे देगी आपको विद इन 10 days बताना या विद इन 1 month बताना, इस तरह का टाइम दे देगी। फाइन। फर्दर इसके अलावा जो पार्लियामेंट की पावर है न्यू स्टेट्स बनाने की, जैसे पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मतलब कि नो डाउट पार्लियामेंट ने किया, प्रेसिडेंट ने क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा अपने व्यूज को देने के बाद, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जब भी व्यू दिया तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमेंट को भेजा और पंजाब गवर्नमेंट ने ना कर दी या पंजाब गवर्नमेंट ने हाँ कर दी, तो प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंट कहता भाई जो मर्जी कर तू, चाहे ना कर चाहे हाँ कर, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल बात ही है। जो प्रेसिडेंट है
वो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज से बाउंड नहीं है और वो उसके व्यूज को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। फाइन। फर्दर ये नेसेसरी नहीं है कि हमें स्टेट हर बार हमें स्टेट का व्यू लेना ही लेना है, ठीक है, और हम उसको डायरेक्टली भी पार्लियामेंट में अमेंड कर सकते हैं। मतलब कि किसी स्टेट के साथ अगर छेड़खानी हो रही है, किसी स्टेट की जगह के छेड़खानी हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप उस स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करो या फिर उस बिल को आप उस स्टेट लेजिस्लेचर में लो, ठीक है। तो सिंपल आपको समझ में आ गई। मतलब ये सिर्फ पार्लियामेंट अपने आप कर सकती है विदाउट रेटिफिकेशन ऑफ दैट स्टेट। इन केस यूनियन टेरिटरी के केस में हमें किसी भी लेजिस्लेचर से रेफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसके व्यूज लेने की जरूरत है, और पार्लियामेंट अपने आप ही एक्शन ले सकती है जैसा उसको लगता है। एंड पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम्स फिट। इट इज दस क्लियर। इसलिए क्लियर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो न्यू स्टेट्स बना सकता है या किसी स्टेट के एरियाज को बाउंड्रीज के अल्टर कर सकता है या उनके नेम्स को चेंज कर सकता है बिना उनके कंसेंट के। मतलब उस स्टेट की कंसेंट के बिना क्या कर सकता है, पार्लियामेंट सब कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सारी पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है मैप दो तरह के आते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप। देखो फिजिकल मैप हमारा शो कर रहा है कि वो यूनियन है, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल मैप है वो हमारी क्या बता रहा है, हमारी स्टेट्स के बारे में बता रहा है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हमारा मैंने क्या बोला, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। हमारी स्टेट्स डिस्ट्रक्ट हो सकती है लेकिन हमारा यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इसलिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, हमारे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है। हैंस इन जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड नहीं की गई, इसलिए इंडिया को बोला गया है इट इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिया हमें नहीं क्या करती, गिफ्ट देती, ठीक है। इंडिया हमें जो देती है वो यूनाइटेड देती है पूरी इंडिया, फाइन। इसलिए जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये लाइन अगेन आप रख लो, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जबकि यूएसए में क्या है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, फाइन। अभी हमने क्या करा, देखो गाइस, अब आपको इस लाइन को क्या करना है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज, एक मिनट, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू शुड नो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को गारंटेड नहीं किया गया, फाइन। सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज नॉट गारंटेड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाइल इन यूएसए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज गारंटेड बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन गाइस। अब यार पता नहीं चल नहीं रहा है मेरा पेन, एक सेकेंड, फाइन गाइस। सो जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है वो ना ही न्यू स्टेट्स बना सकती है और ना ही जो उनकी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बोर्ड बाउंड्रीज को भी अल्टर नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अगर उनको ऐसा करना भी है तो उनको उनके स्टेट्स का कंसेंट लेना जरूरी है, जबकि हमारे इंडिया में स्टेट्स के कंसेंट के बिना पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है और पार्लियामेंट के पास ही पूरी पावर है। इसलिए जो यूएसए के जो फेडरेशन को डिस्क्राइब किया गया है वो किया गया है इट इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा जो आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इटसेल्फ डिक्लेयर करता है कि जो भी लॉज हैं जो हम न्यू स्टेट्स के एडमिशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए अंडर आर्टिकल 2 जो लॉज हैं या फिर अंडर आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का फॉर्म कर रहे हो या अल्टर कर रहे हो या नेम चेंज कर रहे हो, उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं आप उनको यूज नहीं कर सकते, आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखो सिंपल बात ये है, जैसे आप क्या करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट अमेंडमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया, इसमें हमने कितना कुछ किया, कितना कुछ ऐड किया। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी स्टेट को ऐड कर रहे हैं, किसी स्टेट को न्यू बना रहे हैं, किसी स्टेट का नेम को कर रहे हैं, फाइन, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें अमेंड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्या हमें स्टेट्स को अल्टर करने के लिए क्या हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में?
तो इसका जो आंसर है नो, वी डोंट रिक्वायर एनी अमेंडमेंट टू फॉर्म एनी न्यू स्टेट और अल्टर एनी एरिया ऑफ द स्टेट। हमें किसी भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। फाइन, हमें जो जरूरत है किसकी, हमें सिर्फ एक लॉ जो है जो अंडर आर्टिकल 4 है, हम उन लॉज को यूज करके क्या कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। फाइन, इसलिए हमें ये बोलना चाहिए दिस मीन्स कि ये जो लॉज हैं अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए पार्लियामेंट में तो वो हमारा काम हो सकता है। अब देखो गाइस, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, जो चीज आपको नोट करनी है वो जरा आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको पहली बात बता दी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नॉट ग्रांटेड बाय स्टेट, नॉट ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा नो अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश और एडमिशन ऑफ एनी न्यू स्टेट और टू अल्टर एनी स्टेट। फाइन, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। थर्ड, अगर हमें करना है ऐसा तो सब जो हो जाएगा वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। आपके पास क्या होएगा, ऑप्शन होंगे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इस तरह का, और प्लस ऐसा होगा थर्ड ऑप्शन होगा स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। ये आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए ओनली सिंपल मेजोरिटी। ये देखो गाइस, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आपको ये सब करना है तो पार्लियामेंट में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो उस बिल को तो आपको पता होना चाहिए विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आपको कुछ स्टेट में अल्टरेशन करना है देन विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट आपको वो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करना है। जबकि काम जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से, और अमेंडमेंट नो अमेंडमेंट। देखो गाइस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फाइन, 10 जो पार्लियामेंट की क्या पावर है, पार्लियामेंट की किसी स्टेट को जो डिमिनिश करती है, इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीट इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। लाइक अगर हम अपनी इंडियन टेरिटरी का कुछ एरिया फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है क्या। ये जो क्वेश्चन आया था वो एग्जामिनेशन मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्वेश्चन आया था कब, 1960 में, ठीक है। तब क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया था, बेरूबारी केस में आया था, जब हमने कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को दी थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ था, इसलिए प्रेसिडेंट का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी हो गया था। देखो सिंपल बात क्या है, लाइक अगर हम अपनी टेरिटरी किसी और कंट्री को दे रहे हैं, एक तो हमें तक हम बात कर रहे हैं कि अगर हम फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर रहे हैं या किसी भी फॉरेन की टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की कुछ टेरिटरी को किसी और कंट्री को दे रहे हैं तब क्या हमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है, मतलब एरिया को ऐड करने की पावर तो है पार्लियामेंट के पास, इंडिया के एरिया को डिक्रीज करने की पावर है क्या पार्लियामेंट के पास। ये जो क्वेश्चन था दिमाग में सुप्रीम कोर्ट के पास 1960 में आया, जब हमने क्या करा था, कुछ वेस्ट बंगाल की जो टेरिटरीज थी वो पाकिस्तान को दी थी जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई और इसलिए ये बात किया गया कि प्रेसिडेंट की जो रेफरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हेल्ड दैट जो पार्लियामेंट की पावर है टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल, वो हमारे पास कब नहीं है। अगर देखो आर्टिकल से भी हमने बात करा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, लेकिन अगर कोई इंडिया की टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देना हो ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। फाइन, एंड इट डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। लेकिन अगर इंडियन की टेरिटरी को किसी और फॉरेन कंट्री को देना है ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। इसलिए अगर आप इंडियन टेरिटरी कोई भी फॉरेन स्टेट को देते हो तब आपको अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। अब आप एक चीज और ऐड करो इसमें, अभी तक हमने क्या बोला था, हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है अगर हम ऐड कर रहे हैं, न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करें। लेकिन अगर हम अपनी इंडिया की टेरिटरी किसी और फॉरेन टेरिटरी को दे रहे हैं देन वी नीड अमेंडमेंट।
वो बिना अमेंडमेंट के नहीं होगा। जैसे 2015 में हमने कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को दी, तब हमने अमेंडमेंट एक्ट आया, 100th एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फाइन, लाइक अगर हम किसी फॉरेन टेरिटरी की को ले रहे हैं थोड़ा सा, उसके लिए हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे रही है, देन वी रिक्वायर एन अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्सिक्वेंटली ये बोला गया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, इसको भी इनेक्ट किया कि अगर हमें, देखो अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, जब हमने कुछ इंडिया के पार्ट को पाकिस्तान को दिया था तो हमें अमेंड करने की जरूरत पड़ी थी, और वो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। ठीक है, तो गाइस ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब देखो एट द एंड जब आप पॉलिटी पूरा पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी याद करने की, जैसे पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना है। 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में हमने, इंडिया ने कुछ अपनी टेरिटरीज पाकिस्तान को दी थी। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में रूल किया था कि अगर इंडिया और किसी कंट्री के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप दे रहे हो जगह तो आपको अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए यू डोंट नीड एनी अमेंडमेंट। ठीक है, ये आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप कोई भी जमीन का लेन देन नहीं हो रहा है। फाइन, अब हम कोई जमीन दे ही नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना। ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो हम इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश में हजारों चलते रहते हैं। तो क्या हम हर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए क्या अमेंडमेंट एक्ट करेंगे? नो, ये जो भी होता है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से, बातचीत से, डिप्लोमेसी से, निगोसिएशन से क्या करते हैं, हम अपने डिस्प्यूट्स को सोल्व करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में इसमें कोई भी इंडिया की टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को नहीं दे रहे हैं। फाइन, अब हम पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? 9th अमेंडमेंट एक्ट से 1960 में इंडिया ने कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को दी थी। उसी तरह 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में आया था, वो हम तब लाए थे जब हमने कुछ इंडिया की टेरिटरीज को किसको दिया था? बांग्लादेश को। ठीक है, एक एग्रीमेंट के तहत जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इस डील में क्या हुआ था? इंडिया ने नियर अबाउट अपनी 111 एन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिया था, जबकि बांग्लादेश ने 51 एन्क्लेव्स इंडिया को ट्रांसफर किया था। इन एडिशन कुछ डील भी हुई थी कि किस तरह से हम क्या कर सके, जो इंडिया और बांग्लादेश में 6.1 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको किस तरह से डीमार्क किया जाए, मतलब कि उसको या तो उसको वहां पे मतलब कि पूरी लाइनिंग बनाई जाए जो अभी तक अनडीमार्क था। ठीक है, इन 3 पर्पस के लिए क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए, जिसमें हमने कुछ 4 स्टेट्स की टेरिटरीज को हमने क्या क्या मॉडिफाई किया था, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा हम इस अमेंडमेंट की बैकग्राउंड देखते हैं। फाइन, फॉर द 3 पर्पसेस द अमेंडमेंट मॉडिफाइज द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ द 4 स्टेट्स, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में कवर है। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया, देखो इंडिया आपको पता है कितनी स्टेट्स, कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच करता है। फाइन, सबसे जो बड़ा बॉर्डर टच करता है वो इंडिया किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश नियर अबाउट जो कॉमन हमारी बाउंड्री है वो नियर अबाउट 4096 किलोमीटर की है। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की जो लैंड बाउंड्री है वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा उसको डिमार्क की गई है। फाइन, इसके अलावा कुछ डिस्प्यूट्स भी आए रेड क्लिफ अवार्ड में, लेकिन उसको धीरे धीरे फिर रिजोल्व किया गया थ्रू द बैग अवार्ड। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए रेड क्लिफ और जो बैग अवार्ड है वो किससे रिलेटेड है। देखो गाइस, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसको थोड़ा देखो अलग से, जैसे मैं लिखती हूँ ना इस पेज पे, वो क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको ध्यान रखो। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर में जो डिमार्केशन की गई है वो एक तो रेड क्लिफ अवार्ड, लेकिन इसमें कुछ फिर कंफ्लिक्ट हुए तो फिर एक और अवार्ड है बैग अवार्ड। उन दोनों ने मिलकर इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को क्या किया हुआ है? डिमार्क किया हुआ है। फिर इसके अलावा क्या हुआ, फिर एक और एफर्ट आया ताकि हम डिस्प्यूट्स को टेथर डाउन कर सके, उसका नाम आया था नेहरू नूना एग्रीमेंट 1958 में। हाउएवर फिर कुछ इश्यूज आते रहे बेरूबारी यूनियन में कि किस तरह से उस फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, अभी हमने बात किया। ठीक है, इस ओपिनियन को फिर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1960 को पास किया गया। मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इंडिया के टेरिटरीज को हम फॉरेन कंट्रीज को नहीं दे सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को उठा, और जब हमने इंडिया ने कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को दी तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया गया। फाइन,
और इसके अलावा कुछ और अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही थी उस वक्त, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, 9th अमेंडमेंट 1960 को नोटिफाइड किया इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज इन फॉर्मर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंटली बांग्लादेश है। इसके अलावा 16 मई 1974 को इंडिया और बांग्लादेश में एग्रीमेंट हुआ किस तरह से लैंड जो हमारा आसपास लगता है, जो बॉर्डर है, उसको डिमार्क किया जाए। और ये एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्रीज में कि हमें जो बॉर्डर डिमार्केशन है उसके इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया गया क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो ट्रांसफर था टेरिटरी का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। अभी बताया, अगर इंडिया कुछ टेरिटरी दे रहा है देन यू हैव टू रिक्वायर एन अमेंडमेंट। द एग्रीमेंट वाज नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी विच रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस कनेक्शन में हमने रिक्वायर किया कि हमें कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो एरियाज ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे हम उन एरियाज को ट्रांसफर कर रहे हो। सब्सिक्वेंटली उसी वक्त क्या हुआ, कुछ इश्यूज आए रिलेटेड टू डिमार्केशन की जो अभी तक बाउंड्री को हमने डिमार्क नहीं किया गया उसको डिमार्क करना है, द टेरिटरीज इन एडवर्स पोजीशन, और एक कुछ जो हमें एनक्लेव्स को एक्सचेंज करना है उसको आइडेंटिफाई किया गया और इसको रिजोल्व किया गया है एक प्रोटोकॉल को साइन करके 2011 में, जो इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 71। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को प्रिपेयर किया गया किस किस के सपोर्ट से, असम गवर्नमेंट, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट के साथ। फाइन, क्योंकि अभी हमने क्या करा कि हमने नियर अबाउट 111 एनक्लेव्स को क्या किया था, ट्रांसफर किया था। फाइन, हाँ, नेक्स्ट है इवोल्यूशन कब हुआ हमारी स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी। देखो गाइस, अभी हमने जो इंडिया और बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ी है वो एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए जो मैं आपको दो चीजें बताई हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो टेरिटरीज का जो हुआ था वो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हुआ था, और इंडिया और पाकिस्तान में जो टेरिटरीज का जो ट्रांसफर हुआ था वो 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में हुआ था। अब हम देखते हैं किस तरह से हमारी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इवॉल्व हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा और इसको हम अब करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस। आपको पता ही इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया में दो तरह की यूनियन थे, जैसे हम बता रहे थे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो, और एक प्रिंसेस स्टेट थी। प्रिंसेस स्टेट किसके अंडर आती थी, जो उस स्टेट का पर्टिकुलर जो राजा था उनके अंडर आती थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, जिसमें दो गवर्नमेंट्स को बना दिया, इंडिया को और पाकिस्तान को, और तीसरा ऑप्शन प्रिंसली स्टेट्स को दे दिया कि आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हो या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। नियर अबाउट उस वक्त 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। उन्होंने बोला उसमें से 552 प्रिंसली स्टेट्स ने 549 जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी, प्रिंसिपल स्टेट्स थी, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, जबकि बची हुई 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जो कश्मीर आज तक इशू बन रहा है, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने को मना किया। लेकिन विद टाइम हमने क्या किया, हैदराबाद को इंडिया के साथ ज्वाइन किया पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ को इंडिया के साथ ज्वाइन किया बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, और कश्मीर को हमने ज्वाइन किया बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। फाइन, अब आपको पता होना चाहिए 552 में से 549 ने तो ज्वाइन कर लिया था, 3 ऐसी थी जिन्होंने हमें ज्वाइन करने को मना कर दिया था, जो कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। लेकिन हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन के थ्रू अपने आप को ज्वाइन कर लिया, जूनागढ़ को बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम और कश्मीर को बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया की जो टेरिटरीज थी उसको 4 तरह से डिवाइड किया हुआ था। एक तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जैसे अभी हमारा स्टेट्स में करते हैं, हम यूनियन टेरिटरीज में करते हैं, 2 तरह से डिवाइड करते हैं ना। लेकिन जब इनिशियली क्या था, पार्ट्स में डिवाइड करता था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसमें दो टोटल तो थी, वो 29 थी। पार्ट ए में 9 गवर्नर के प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश इंडिया के थे। पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें क्या था, स्टेट विद लेजिस्लेचर, जैसे अभी दिल्ली और पुडुचेरी है, उनका स्टेट विद लेजिस्लेचर है। पार्ट सी में कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया का, और कुछ इसमें प्रिंसली स्टेट्स की थी। पार्ट सी में टोटल 10 स्टेट्स थी जिनको सेंटर एडमिनिस्ट्रेट करता था। इसके अलावा पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट थी, 2 थी, अंडमान निकोबार आइलैंड। फाइन, अब हम पढ़ते हैं धार कमीशन और जेबीबी कमेटी। देखो अब आपको समझ में आ गया पार्ट ए में कौन सी थी, जो जिसमें 9 गवर्नर प्रोविंसेस थी, गवर्नर की प्रोविंसेस थी। पार्ट बी में 9 प्रिंसली स्टेट्स थी। पार्ट सी में कौन थी, टोटल 10 थी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के कुछ प्रोविंसेस भी थे और कुछ प्रिंसली स्टेट भी थी। और पार्ट डी में सिर्फ एक थी, तो आपको याद रखना, अंडमान एंड निकोबार।
अब हम बढ़ते हैं किस तरह से हमने धीरे धीरे स्टेट्स को अपने इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया, और इसके बारे में आपको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है धार कमीशन एंड जेबीपी कमेटी। अब देखो, इंडिया के साथ हम प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराएं, ठीक है, तो ये एक एडहॉक अरेंजमेंट था, मतलब कि पूरा हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट था कि किस तरह से जो हमारी 552 प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ जुड़ी, ये पूरा का पूरा एक एडहॉक अरेंजमेंट, मतलब टेम्परेरी अरेंजमेंट था। स्पेशली कुछ पर्टिकुलर रीजन से ऐसी डिमांड आ रही थी, स्पेशली साउथ इंडियन से, कि स्टेट्स को द्वारा रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो इसलिए क्या है, जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को क्या किया, सेटअप किया, अपॉइंट किया, किसके अंडर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसको हमने क्यों बैठाया, ताकि क्या हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि उस स्टेट के पर्टिकुलर भाषा के अकॉर्डिंग हम क्या स्टेट को सेटअप कर सकते हो। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को सेटअप किया किसके अंडर, एस.के. धार के अंडर, कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तब क्या आया, तब ये बोला गया, जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, कब, दिसंबर 1948 में, और रिकमेंड किया कि हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन। मतलब कि देखो, धार कमीशन को बैठाया कब, 1948 में। धार कमीशन को इसलिए बैठाया था कि वो पॉसिबिलिटी देखने को कि क्या हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। लेकिन धार कमीशन ने बोल दिया कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बैठाना चाहिए, हमें इसकी वजह एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, काफी ज्यादा रिसेंटमेंट हुआ, मतलब कि लोगों ने थोड़ा मतलब कि हड़बड़ी करी, ठीक है। इसलिए क्या है, एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को सेटअप किया गया कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में, कि एक बार आप फ्रेशली क्या करो, पूरे क्वेश्चन को द्वारा एग्जामिन करो। इस जो नया अब जो बैठा जेवीपी, देखो पहला धार कमीशन था, ठीक है, जिसने बोल दिया कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे करना चाहिए। फिर बेटा जेवीपी कमेटी, देखो जेवीपी में कौन कौन से मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी से थे पट्टाभाई सीतारामैया। इनको पर्टिकुलरली क्या बोलते थे, जेवीपी कमेटी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में, और इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे रिऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 1950 में जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में कौन कौन सी स्टेट्स होती थी। पार्ट डी में आपको पता है अंडमान निकोबार, पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। देखो यूपी का पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था, अभी उत्तर प्रदेश है, पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस था, और वेस्ट बंगाल। स्टेट बी में कौन सी थी, हैदराबाद, जो मोस्टली प्रिंसली स्टेट थी, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, जो अभी आपका मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्याचल। पार्ट सी में कौन कौन सी, मैंने आपको बताया, कुछ ब्रिटिश की प्रोविंसेस भी थी और कुछ प्रिंसली स्टेट भी थी, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये सब जो पार्ट था वो 1950 के अकॉर्डिंग है, फाइन। फिर कुछ हमने क्या किया था, ओरिजिनल पार्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट्स और टेरिटरीज का डील करता था, वो आप देख सकते हो, ये अभी हमारे काम का नहीं है आर्टिकल, ठीक है। 6th पार्ट है वो ये ओरिजिनली बात करेगा, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। 6th पार्ट डील करता था पार्ट ए के कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्ट 2 करता था पार्ट बी जो स्टेट्स के, जो पार्ट सी के अंदर जो स्टेट्स थी उनसे जो डील करता था वो 8th पार्ट करता था, और जो पार्ट डी में जो टेरिटरीज थी उनको डील करता था पार्ट में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इन पार्ट्स को अभी मत याद करना, ठीक है। हाउएवर अक्टूबर 1953 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने को मतलब कि फोर्स किया गया, ठीक है, कि आप अपनी पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाओ जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने क्या किया था, सेटअप किया था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्स किया गया कि टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। हाउएवर इसको हमने कैसे सेपरेट किया था, हमने जो मद्रास था उसका जो तमिलनाडु है उसको सेपरेट करके हमने अलग से क्या बनाया था, आंध्र प्रदेश बनाया। दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पोटिस सिरिल। मतलब ये कब हुआ, लाइक उस वक्त क्या हुआ था, जो एक वहां पे एक पोटिस सिरिल हुआ है, उन्होंने मतलब कांग्रेस पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, 56 डेज की भूख हड़ताल करी थी कि हमें अलग स्टेट चाहिए। जब इनकी डेथ हो गई तब हमने क्या किया, मतलब तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जबरदस्ती क्या किया, सेपरेट करना पड़ा आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से मद्रास, फाइन। तो आई होप आपको समझ आएगा पहली कौन सी ऐसी स्टेट है लिंग्विस्टिक स्टेट जिसको मतलब कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेपरेट किया गया, वो थी आंध्र प्रदेश। अब बैठा फैजल अली कमीशन, कौन बैठा अब, तो कब हमने सबसे पहले क्या बोला, धार कमीशन बैठा, फिर जेवीपी कमीशन बैठा,
फिर कौन सा कमीशन बैठा, अब बैठा है फाजल अली। कौन बैठा है, फाजल अली कमीशन बैठा। फाइन, धार कमेटी ने मना कर दिया था, जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया था, तो अब फाइनल बैठा फाजल अली। ठीक है, अभी जो आंध्र स्टेट का जो क्रिएशन हुआ, इसने कहीं ना कहीं क्या हुआ, अब देखो एक स्टेट को आपने क्रिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब डिफरेंट जो इंडिया के डिफरेंट जगह से क्या आने लगा, मतलब डिमांड आने लगी कि नहीं, हमारी स्टेट को भी आप लैंग्वेज के बेसिस से बनाओ। इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैजल अली कमीशन को अपॉइंट किया। कब, दिसंबर 1953 में। देखो गाइस, आपको पता नहीं किस ईयर में हमने इसको अपॉइंट किया था, 1953 में। इसमें जो 3 मेंबर्स थे वो कौन कौन से हैं, देखो आपको इन तीनों मेंबर्स का नाम पता होना चाहिए, सो दैट वो होल क्वेश्चन को एग्जामिन करें। इनके जो 2 मेंबर्स और थे, देखो एक तो फैजल अली खुद थे, दूसरे थे KM पनीकर और तीसरे थे HN कुंजू। तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए। फाजल अली कमीशन में 3 मेंबर्स थे, एक तो फाजल अली, KM पनीकर और एक है HN कुंजू। ठीक है, कब सेटअप हुआ था इसको, 1953 में। क्यों सेटअप किया गया था, अगेन कि क्या हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया सितंबर 1955 में, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ यार, हम लैंग्वेज पे बेसिस पे स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये रिजेक्ट किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट किया। मतलब कि उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो, लेकिन एक लैंग्वेज के बेसिस पे आप एक स्टेट को रख नहीं सकते। लाइक अभी भी आपको पता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है, मेनली इंग्लिश, हिंदी और उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया, सो दैट हमारी जो इंडिया की जो यूनिटी है वो बनी रही। ठीक है, तो उनका मेन एम था कि जो हमारी इंडिया की जो यूनिटी है वो हमारा प्राइमरी कंसर्न है, ताकि जो हमारी जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो बनी रहे। इसके अलावा इन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स अकाउंट करे कि अगर हम स्टेट्स को किस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये था प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंड था कि कल्चर और लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी। थर्ड है कि हमें फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा किस तरह से हम लोगों को वेलफेयर कर सकते हैं, उनको प्लान करना, प्रमोट करना। ठीक है, इन सब के बेसिस पे हमने क्या करना है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। मतलब कि अगर आप स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस बना भी दो, लेकिन फिर भी आपका मेन एम क्या होगा कि हम अपने इंडिया की यूनिटी सिक्योरिटी को प्रिजर्व रखें, हम वहां का जो लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज और कल्चर, जो होमोजीनियस है वो बना रहे। जैसे आप देखो, वेस्ट बंगाल का कल्चर अलग है, लैंग्वेज एक जैसी है। ठीक है, साउथ में चले जाओ, उनका कल्चर लैंग्वेज अलग है, तो ये होमोजेनिटी बनी रहे। इसके अलावा हम हर एक स्टेट के फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन को हमें कंसर्न रखना है, कंसिडर करना है, और हर जगह में लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। फिर हम 1956 में देखें तो 14 स्टेट्स, फाइनली 14 स्टेट्स बन गई और 6 यूनियन टेरिटरीज। देखो 1950 में मैंने आपको बताया पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, 9, 10 और 1 था। ठीक है, कुल ऐसे था 29 थी। ठीक है, फिर 1956 में 14 स्टेट्स हो गई, 6 यूनियन टेरिटरीज होगी। आप इनके नाम पढ़ सकते हो। 14 स्टेट्स कौन कौन सी थी, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनी अमीर, जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं, पहले उनका नाम ये था, फिर मणिपुर और त्रिपुरा। उस वक्त 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर कमीशन ने सजेस्ट किया हमें क्या करना है, जो 4 तरह से हमने स्टेट्स को डिवाइड किया होता है, टेरिटरीज को, उसको एबोलिश करना है। ठीक है, तो वो हमने एबोलिश कर दिया। जो पार्ट ए, बी, सी, डी होता था, इसको हमने एबोलिश कर दिया, और हमने क्या किया, क्रिएट की 16 और अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज को हमने क्या किया, क्रिएट किया। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया इस रिकमेंडेशन को, जो किसने दिया था, फैजल अली कमीशन ने, कुछ और मॉडिफाई करके। तब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, और इसको आया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। मतलब कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के साथ है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, जिसमें हमने क्या किया, पार्ट ए और पार्ट बी की जो स्टेट्स था, वो जो डिफरेंस था उसको हमने बिल्कुल एबोलिश कर दिया, पार्ट सी स्टेट्स को एबोलिश कर दिया। ठीक है, और हमने उसको मर्ज कर दिया अपनी जो उसके साथ की स्टेट थी, और एज अ रिजल्ट जो बना वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, और क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956 में। फाइन गाइस, अब आपको समझ में आ गया। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो स्टेट्स थी हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, पार्ट ए, पार्ट डी, पार्ट सी, पार्ट डी। फिर हमने देखा कि किस तरह से धार कमीशन को बैठाया, जेवीपी कमीशन को बैठाया कि क्या हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया।
फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ जिसमें एक बंदे ने अपनी मतलब हंगर स्ट्राइक की वजह से अपनी डेथ दे दी। तो पहली स्टेट को क्रिएट किया गया आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, 1953 में। फिर अलग अलग जगह से डिमांड आने लगी। फिर हमने एक कमेटी को सेटअप किया जिसका नाम था फैजल अली कमीशन, जिसमें 3 मेंबर थे। उन्होंने बोला कि हाँ, हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के फॉर्मूला को। फिर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया, जिसमें ये बोला गया कि हमें जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी का सिस्टम है उसको उन्होंने एबोलिश कर दिया और फाइनली 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया ऑन 1 नवंबर 1956 को। फाइन, अब हम इतना पढ़ लेते हैं, बाकी हम यहाँ से अपना नेक्स्ट कल से कवर करेंगे। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने एस्टेब्लिश किया न्यू स्टेट ऑफ केरला को बाय मर्जिंग। अब जैसे 1956 का जो एक्ट आया, इसमें केरला की नई स्टेट को एस्टेब्लिश किया गया। किस किस को मर्ज करके, त्रावणकोर कोचीन स्टेट को मर्ज करके विद मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड कसरगोड ऑफ साउथ कन्नड़ा। इसके अलावा इन्होंने तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया थे हैदराबाद स्टेट के, उसको आंध्र के साथ मर्ज कर दिया। मतलब आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलती है, ठीक है, कर्नाटका में कन्नड़ चलती है, केरला में कौन सी चलती है, मलयालम चलती है, और आपको पता है तमिलनाडु में कौन चलती है, तमिल चलती है। फाइन, तो इन्होंने क्या किया, केरला को मर्ज किया। कौन कौन से एरिया को मर्ज किया हमने कर लिया। इसके अलावा जो तेलुगु स्पीकिंग जो मेजोरिटी एरिया थे उनको इन्होंने आंध्र प्रदेश में मर्ज कर दिया, ठीक है। फर्दर इन्होंने क्या किया, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश स्टेट और भोपाल स्टेट और मध्य प्रदेश, इसको मर्ज करके मध्य प्रदेश स्टेट में बना दिया, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, सौराष्ट्र, कच्छ और इनको मर्ज करके बॉम्बे में कर दिया, और कुर्ग को मर्ज करके मैसूर स्टेट में कर दिया। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को पंजाब में मर्ज कर दिया। अजमेर को राजस्थान में मर्ज कर दिया। मोर ओवर इन्होंने नई यूनियन टेरिटरी को बनाया जिसका नाम था मतलब कि न्यू एक यूनियन टेरिटरी को बनाया लक्षद्वीप, मिनिकोय, मिनीदीव आइलैंड को। किससे, मद्रास से। मतलब कि पहले जो ये यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप थी वो मद्रास के साथ पड़ती थी, लेकिन इसको मद्रास से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई जिसका नाम था ये जो लक्षद्वीप है। फाइन, तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कल हम क्या करेंगे, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद MCQs एंड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।